नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम में द्वितीय पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भाग ब यानी यूनिट बी में आज हम अध्ययन करेंगे उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में उद्योगों के योगदान, रणनीति और चुनौतियों पर चर्चा की थी, अब हम उससे आगे बढ़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और निजी क्षेत्र के उद्योगों के संबंध में एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग किस प्रकार से हैं और इनमें किस तरह की बातें हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। इस परिचर्चा में हम देखते हैं कि भारत में 1991 के पश्चात आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र को औद्योगिक विकास में अधिक अवसर दिया जाने लगा है। निजी क्षेत्र में घरेलू क्षेत्र व निजी निगमित क्षेत्र यानी प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर दोनों आते हैं। निजी निगमित या कंपनी क्षेत्र का प्रभाव 1991 से 2014 तक के 23 वर्षों में इतना फैल गया कि वामपंथी विचारक तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि आजकल आर्थिक विकास का मुख्य लक्षण यह हो गया है कि निजी निगमित क्षेत्र का विकास बन गया है। आमतौर पर आप यह कहने को भी आपको यह आम लोगों में चर्चा मिलती होगी कि सरकारें विभिन्न आर्थिक सुधार आम जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के विकास के लिए करती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे जैसे सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL का सुविधाओं में कमी आने लगी तो उसका दोष रिलायंस की जियो कंपनी पर दिया जाने लगा कि रिलायंस जियो कंपनी के विकास के लिए के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। परंतु ऐसी बात अर्थशास्त्रियों के तौर पर देखना उचित नहीं है। किसी भी अर्थव्यवस्था में राष्ट्र के आम लोगों के विकास के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के विकास में एक पर्याप्त संतुलन बनाना आवश्यक होता है। निजी क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाने के साथ साथ आम लोगों के हितों का संरक्षण भी पर्याप्त रूप से आवश्यक होता है। फिर भी हम देखते हैं कि 2004-05 की सीरीज आंकड़ों के आधार पर निजी क्षेत्र का अंश जो है वह 2005 से और 2011 तक लगभग 23.8 से 24.9 के बीच में ही घूमता रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र का अंश 7.4 से 7.9 के बीच में घूमता रहा है। यह जो आंकड़ा है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्ष्मी नारायण नाथुराम की पुस्तक वर्ष 2019-20 के संस्करण में, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, 2019-20 के संस्करण में पाठ 14 के पृष्ठ संख्या 14 पर आपको यह तालिका मिल जाएगी जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2012-13 से ली गई है। आगे हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही आप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था में मान सकते हैं। प्रारंभ में भारत के निजी क्षेत्र के पूंजीपतियों के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वे बड़े उद्योग लगा सकें, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही बड़े और भारी उद्योगों को लगाने के लिए सरकार ने बीड़ा उठाया, या ये कहें कि सरकारी क्षेत्र में ही यानी सार्वजनिक क्षेत्र में ही बड़े उद्योग लगे, चाहे वह स्टील कारखाने हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो या और कोई रेल परियोजनाएं हो, उन सब में ही सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी पूर्ण रूप से थी।
नियोजन के प्रारंभिक वर्षों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना के कारण भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए भी, विदेशी व्यापार में पर्याप्त भागीदारी बढ़ाने के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व था। यह सार्वजनिक क्षेत्र चाहे लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, चाहे IDBI हो या IFCI हो, इन्होंने पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास धीरे धीरे होता रहा और भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, राज्य व्यापार निगम लिमिटेड आदि शब्दों का प्रयोग करके कंपनी नीति के अंतर्गत भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में यदि हम प्रमुख समस्याओं को लें तो सार्वजनिक क्षेत्र की करीब कई परियोजनाओं में समय अधिक लगता है, जिससे मुद्रास्फीति और अन्य समस्याएं उत्पन्न होने से पर्याप्त मात्रा में विकास के लिए परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादकता व लाभप्रदता के स्तर आमतौर पर नीचे बने रहते हैं, जिसमें पूंजी पर प्रतिफल की दर भी नीची रहती है, यानी कि अधिक पूंजी लगाकर भी पर्याप्त मात्रा में लाभ कमाया नहीं जा सकता। पर यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के पीछे एक तरफ यह उद्देश्य होता है कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जनता को पर्याप्त मात्रा में किसी क्षेत्र की सुविधाएं प्रदान की जाएं, साथ ही आम जनता का शोषण भी ना हो। उदाहरण के तौर पर यदि आप सार्वजनिक विद्युत वितरण व्यवस्था यानी बिजली की सप्लाई को देखें तो अधिक मात्रा में आधारभूत ढांचा स्थापित करने के बाद और बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां उत्पादन करने के पश्चात उपभोक्ताओं के शोषण से बचा जाता है और काफ़ी लंबे समय तक विद्युत की दरें नहीं बढ़ने से उपभोक्ताओं को तो लाभ मिलता है, परंतु सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को घाटा उठाना पड़ता है। धीरे धीरे अब निजीकरण की ओर बढ़ने से कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई दी जाने लगी है। इसी प्रकार एक अन्य जलापूर्ति से भी आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था होने से आम ग्राहकों को बड़ी सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध हो जाता है। परंतु यदि इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए तो हो सकता है भविष्य में गुणवत्ता के नाम पर कम क्रय क्षमता वाले यानी कि गरीब व्यक्तियों की शोषण का सामना करना पड़े। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ एक और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनका उद्देश्य लाभ को कम रखना, लेकिन आम लोगों के हित के उद्देश्य से अधिक उत्पादन करना होता है। वहीं निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य अधिक क्रय क्षमता यानी कि जो व्यक्ति अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए अच्छी गुणवत्ता के साधन उपलब्ध कराकर राष्ट्र की आय बढ़ाना होता है। इस प्रकार दोनों ही क्षेत्र के उद्योगों का पर्याप्त महत्व है और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है आमतौर पर पूंजीवादी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ता जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि आज हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य अंतर और उससे संबंध में विकास यात्रा का अध्ययन किया। इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही असाइनमेंट के तौर पर आप एक शॉर्ट नोट 100 शब्दों में या 1 पेज का लिख सकते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर को अपने शब्दों में समझाइए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर को अपने शब्दों में समझाइए। डिफरेंशिएट द प्राइवेट एंड public enterprises in your own words. Thank you.